दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक मेन टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम। हम जानेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और इससे अगर रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है और रेस्पिरेशन अगर सही तरीके से ना हो तो इसका डिसऑर्डर, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे बॉडी पर। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई इन 4 चीज़ों को जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। तो रेस्पिरेशन सिस्टम से क्या समझा रहा है? श्वसन तंत्र, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी जिनका एक परफेक्ट रोल होगा। अब रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे नसल पैसेज, नसल चैम्बर, लाइनिक्स, फेरिंक्स और यहाँ जो ट्रेकिया और ब्रेंकिया है, ब्रेंकियोलेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम में ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग क्या होता है? जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, इनटेक करते हैं किसको? इनटेक करते हैं हम किसको? ऑक्सीजन को, और रिलीज करते हैं किसको? CO2 को। CO2 को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर में से। जैसे ऐसे लें तो एटमॉस्फेयर में से हम ऑक्सीजन को लिए और हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वह रिलीज करता है CO2 को। इस प्रोसेस को कहेंगे इंस्पायरेशन, क्योंकि हम ले रहे हैं तो इंस्पायरेशन, और इसे रिलीज कर रहे हैं तो इसे एक्सपायरेशन। इसे इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को जोड़ देंगे तो हम ब्रीथिंग कहेंगे। इसी को हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को हमने लिया, फिर जो रेड ब्लड सेल्स है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, इसे एक्सपायरेशन कहते हैं, इसे इंस्पायरेशन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? ब्रीथिंग। और इस ब्रीथिंग को हम कॉमनली क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वह इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है और इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पहले जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वह किस किस लेवल पर एनिमल और किस किस चीज़ से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जो अलग अलग कैटेगरी के एनिमल होते हैं वह अपना रेस्पिरेशन कोई लंग्स से करता है, तो कोई गिल्स से, तो कोई स्किन से, माने कोई फेफड़ा से, तो कोई जबड़ा से, तो कोई चमड़ा से। तो हम सब देखेंगे रेस्पिरेशन जो अलग अलग मेंबर हैं एनिमल में वह किससे अपना अपना अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो एनिमल किंगडम में जो लोअर मेंबर पर हैं, जो इनवर्टिब्रेट हैं, माने इनवर्टिब्रेट में जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो उसे हम इनवर्टिब्रेट कहेंगे। तो वहाँ अपना रेस्पिरेशन किससे करते हैं? बॉडी के द्वारा, अपने पूरे बॉडी के द्वारा वहाँ रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में स्पंजिस सिलिंट्रेटा, स्पंजिस सिलिंट्रेटा अपना रेस्पिरेशन किससे करते हैं? पूरे बॉडी से, पूरे होल बॉडी से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद ये देखिए अर्थवर्म। अर्थवर्म माने जो केचुआ, जो कि पानी जब बरसात होती है तो वहाँ पाया जाता है, तो वहाँ किससे अपना करता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब उसमें होता है। जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्रेकिया है, उसमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है, बस उतने से ही वह अपना पूरा रेस्पिरेशन करता है। कौन? अर्थवर्म। इसके बाद जो जलीय जीव है, जो फिश है और फिश, जलीय जो फिश है और मोलस्क, जो कि एनिमल किंगडम में आप मोलस्क के बारे में पढ़े होंगे। तो जलीय जीव जो है फिश और मोलस्क यहाँ अपना रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स से, और जितने भी एनिमल गिल्स से अपना रेस्पिरेशन करते हैं उससे कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। जो भी जानवर या जो भी, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। जो भी रेस्पिरेशन करे गिल्स के द्वारा, मतलब ये जबड़े के द्वारा, यहाँ के जो पानी में रहती हैं मछलियाँ और मोलस्क, तो उसे क्या, कौन सा रेस्पिरेशन कहेंगे? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो जो मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, मैमल्स माने स्तनधारी, रेप्टाइल्स माने जो रेंगते हैं, और बर्ड माने चिड़िया। तो स्तनधारी जिसमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, माने जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसे स्तनधारी कहते हैं। और रेप्टाइल्स आप जानते होंगे जो रेंग कर जाते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। और बर्ड, ये तीनों जो हैं वह किससे अपना रेस्पिरेशन करते हैं? तो वह लंग्स से करते हैं। लंग्स माने फेफड़ा, और जब फेफड़ा से जो भी रेस्पिरेशन करे तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। पुल्मोनरी रेस्पिरेशन जब लंग्स से हो तब। इसके बाद देखेंगे स्किन से कौन रेस्पिरेशन करता है। तो जो फ्रॉग है वह स्किन से रेस्पिरेशन करता है। अगर स्किन से हो तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे पहला क्या है? लोअर मेंबर जो इनवर्टिब्रेट हैं, स्पंजिस और सिलिंट्रेटा हैं, पूरे बॉडी से करते हैं। अर्थवर्म ट्रेकिया से। इसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल है जो गिल्स से रेस्पिरेशन करे उसे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो गिल्स से करे। और जो लंग्स से करे उसे पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखिए, जो लंग्स से कर रहा है इसे क्या कहेंगे? पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो स्किन से करे उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब जो फ्रॉग है, फ्रॉग जब वहाँ लार्वल फेस में होता है तो उसे हम कहते हैं टेडपोल। टेडपोल कहते हैं जब यह अपने लार्वल फेस में होता है। तब यह किससे रेस्पिरेशन करता है? गिल्स से। गिल्स से रेस्पिरेशन करता है जब यह इसका लार्वा फेस टेडपोल
इसे कहते हैं। तब जब वहाँ बहुत छोटा होता है, मछली के आकार का दिखता है, तब वहाँ गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जब वहाँ जो ज़मीन होता है, जब उसके अंदर चला जाता है तो रेस्पिरेशन करता है स्किन से, उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर वही गिल्स से रेस्पिरेशन करे तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। अब जब वहाँ बड़ा होता है तो जब पानी में रहता है, ज़मीन के ऊपरी सतह पर, जैसे ये फ्रॉग रह रहा है, अगर अंदर रहेगा तो स्किन से करेगा, और ऊपर रहेगा तो किससे करेगा, लंग्स से। तब जब लंग्स से करेगा तो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। माने जो फ्रॉग है वह तीनों प्रकार का अपना रेस्पिरेशन करता है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहला है नसल पैसेज, जो लिप्स के ऊपर पाया जाता है। जो नाक में यहाँ छिद्र है उसे नासा छिद्र कहते हैं। सबसे पहला यहाँ है नसल पैसेज। इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक बोन पाया जाएगा जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ कोई मार देता है तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसे कहते हैं नसल चैम्बर। सबसे पहला है नसल पैसेज जो ये है। इसके बाद जो यहाँ हाइड बोन है इसे कहते हैं नसल चैम्बर। इसके बाद एक हल्लक पाया जाता है, जिसे हिंदी में हल्लक गाँव में कहते हैं, और यहाँ इसे फाइनिक्स कहेंगे। फाइनिक्स मतलब वही कॉमन रोड होता है, जब हम फूड या एयर जब अपने अंदर लेते हैं तब यहाँ फाइनिक्स हेल्प करता है। इसी फाइनिक्स में पाया जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस में एपीग्लोटिस पाया जाता है। देखिए यहाँ है ट्रेकिया, और यहाँ है एलिमेंट्री कनाल का जो पार्ट होता है जो कि स्टोमच में जाता है, ठीक। तो यहाँ ग्लोटिस जो पाया जाता है, यदि हम फूड लेंगे तो यहाँ ग्लोटिस इसे ढक देगा और इसे यहाँ कर देगा। यदि हम एयर लेंगे तो यहाँ ग्लोटिस क्या करेगा, इसे ढक देगा और इसे यहाँ करेगा। रुक जाइए, अगर हम फूड अपने अंदर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ फूड अगर लेंगे तो ट्रेकिया ये है, तो ट्रेकिया ये वाला पोर्शन ढक जाएगा और इधर फूड आ जाएगा। लेकिन अगर हम एयर लेंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ढक जाएगा और एयर इधर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें हिचकी आने लगती है पानी पीने या खाना खाने के समय, तो यहाँ क्या होता है, जो एपिग्लोटिस होता है, यहाँ ब्रेन को जो पता नहीं चलता कि यहाँ खाना आ रहा है पानी आ रहा है, और वहाँ मतलब कि असमंजस में पड़ जाता है कि ससुरा बता नहीं रहा है। तब यहाँ क्या करता है, जो फूड वाला पोर्शन होता है इसे जाने देता है और इसे आधा खोल बंद कर देता है। तो क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ फूड आने लगता है ट्रेकिया में, तब लंग्स करता है अरे ये तो सही नहीं है, तभी इसे बाहर ढकेल देता है। और जब यहाँ बाहर ढकेलता है तभी जोर से हिचकी आती है या नाक से पानी आने लगता है। जब ट्रेकिया में फूड जाने लगता है बजाय जो इन्वेंट्री कनाल होता है जो कि स्टोमच में जाना चाहिए, तभी हमें हिचकी आने लगती है। तो यह फाइनिक्स का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जो कि कॉमन होता है फूड जब हम भोजन करते हैं और एयर। इसमें पाया जाता है एपिग्लोटिस। यहाँ एपिग्लोटिस क्या करता है, यहाँ हेल्प करता है पहचानने में, पहचान कर यहाँ प्रिवेंट कराता है। माने यदि अगर फूड खाएंगे तो ट्रेकिया में जाने से प्रिवेंट कराएगा, लेकिन यदि हम एयर ले रहे हैं तो एलिमेंट्री कनाल में जाने से बचाएगा। इसके बाद लाइनिक्स। लाइनिक्स क्या होता है, जो कि यहाँ पाया जाता है, एक कार्टिलेज का बना होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यदि किसी का लाइनिक्स ख़राब है तो उसका साउंड नहीं होगा। तो लाइनिक्स से होकर यहाँ ट्रेकिया में पहुँचता है। ट्रेकिया क्या होता है, एक वाइंड पाइप होती है फ्रंट स्टर्नम के पीछे एक वाइंड पाइप होती है, उसे ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया के बाद यहाँ डिवाइड होता है 2 ब्रांच में। देखिए ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया यहाँ इसके बाद डिवाइड होता है 2 ब्रांच में, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। इस दोनों को क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। और जब यहाँ ब्रोंकाई आफ्टर इसके बाद डिवाइड होंगे 2 या 3 पार्ट में, इसको कहेंगे ब्रोंकियोल्स। इसे क्या कहेंगे, देखिए ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो गुच्छे यहाँ पर पाए जाएंगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि एयर जो हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं तो इसमें भरा जाता है, तो इसे ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ब्रोंकियोल्स के बाद ये एल्वियोली। एल्वियोली जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी में भरा जाता है एयर जब हम अपने ऑक्सीजन से लेते हैं। देखिए फूल गया, एल्वियोली में गया है हवा, और जब इसे रिलीज करते हैं तो एल्वियोली देता है उसको। इसका हम मैकेनिज्म दिखाते हैं आपको। देखिए यह है एपिग्लोटिस, इसके बाद ये लैरिंक्स जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आप सभी में देखिए यह है लैरिंक्स जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद ये ट्रेकिया। ट्रेकिया से होते हुए जब यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं। लेकिन जब यहाँ वही 2 पार्ट आप फिर आपस में डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और यहाँ जो पाया जा रहा है इसे क्या कहेंगे, एल्वियोली। आप देख सकते हैं एल्वियोली को, ठीक है। इसके फिर जो लंग्स होता है, लंग्स इसके आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पाए जाते हैं, इसे कहते हैं प्लूरा। इस प्लूरा में बीच में भरा होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करता है, लंग्स को बचाता है फ्रिक्शन करने से। इट
फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस, लंग्स सरफेस को फ्रिक्शन करने से यहाँ बचाता है। अब हम सब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन होने में यह कैसे काम करता है। तो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसी को हम अपने नाक के थ्रू अंदर लेते हैं, जो नसल चैम्बर है, नसल पैसेज और फायरिंग्स, फिर लाइनिंग्स, ट्रेकिया, फिर जो 2 भागों में बढ़ता है तो उसे ब्रोंकाई, और जब ये 2 से 3-4 भागों में बढ़ जाता है तो ब्रोंकियोलस, और लास्ट में होता है एल्वियोली। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही हम लेते हैं अपने नाक से अंदर से। जो यहाँ की नोज है वह उस एयर को ह्यूमिडिफाइज कर देते हैं, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए सही रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वह 78% है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%। तो यही हम अपने नाक के थ्रू अंदर लेंगे। इतना हम इनटेक करते हैं, माने इंस्पायरेशन करते हैं। इस प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहेंगे, इसे एक्सपायरेशन, साथ अंदर लेने को इंस्पायरेशन कहेंगे और बाहर रिलीज आउट करने को एक्सपायरेशन, माने हिंदी में उसे निःश्वसन कहेंगे लेने को, और देने को निःश्वसन। ठीक है। अब हम सब देखेंगे जो हम रिलीज करते हैं, यह तो हम इनटेक करते हैं, और जो रिलीज करते हैं नाइट्रोजन तो 78% जस्ट कहता रहता है, ऑक्सीजन जो है वह 4% रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीजन लिए थे नस्टिल से 21%, लेकिन दिए 17%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03% लिए थे और यहाँ दिए 4%। तो यहाँ कैसे फेरबदल हुआ यही हम सब देखेंगे इस वीडियो में। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वह बन जाता है हेमोग्लोबिन को पाकर। कैसे? जो एल्वियोली में जब वहाँ एयर पहुँचेगा तो एल्वियोली के पास होता है हेमोग्लोबिन। यह हेमोग्लोबिन क्या कहेगा, सभी आरबीसी को दे देगा। यह आरबीसी इसको ले जाएगा, और आरबीसी जब ले जाएगा तो उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ ग्लूकोज बनाकर CO2 रिलीज करता है। तो वही CO2 लाकर इसको दे देता है एल्वियोली को, और हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो एक्सी हेमोग्लोबिन हो जाता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन जो है इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है यह दोनों कंबाइन रहते हैं, इसलिए जो हेमोग्लोबिन है यह इससे वो होकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। और जब यह ऐसा करता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ कैसे रिलीज होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है। माने यह जो ट्रेकिया होता है इसके डैमेज कर देगा यहाँ अगर ज़्यादा देर तक रहा। जो धुआं होता है जो स्पॉइल करते हैं, हम लोग जलाते हैं किसी चीज़ को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। यदि आप साइलेंट डेथ देखे होंगे तो देखे होंगे कमरे में आदमी सो रहा है तो ऐसे सोता ही रहेगा, तो उससे साइलेंट डेथ हो जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है स्टेबल होता है 300 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन से। अब देखेंगे नोट, ए हेल्दी मैन, जो एक स्वस्थ आदमी होता है वह 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है, जबकि जो बच्चा होता है छोटा सा, उसका छोटा सा फेफड़ा होता है तो वह 25 से 26 बार पर मिनट, माने 1 मिनट में लेता है। इसकी TB वैल्यू और टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? वैसे तो इसमें IRV माने इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन हम 2 ही चीज़ दिख रहे हैं। तो TB माने टाइडल वॉल्यूम, माने वह कितना एक बार में लेता है, तो 500 मिलीलीटर, बस वहाँ 500 मिलीलीटर लेता है, जबकि उसकी पूरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार में लेने के लिए कम से कम लगभग 600 ml भी ले सकता है। और ये टोटल लंग्स कैपेसिटी है वहाँ एक बार में 6 लीटर तक उसके पूरे लंग्स की कैपेसिटी है। लेकिन जो 6 लीटर मतलब जैसे कोई डब्बा है 6 लीटर का, उसमें जितना हवा भरा रहता है उतनी कैपेसिटी, पानी नहीं है। और 500 मिलीलीटर माने जो 500 का जो पेप्सी वाला डब्बा होता है उसमें जितना एयर भरा होता है एक बार में वह उतना लेने का प्रयास कर सकता है। इसके बाद देखते हैं जो ऑक्सीजन को है वह कौन ले जाता है। तो ऑक्सीजन को 97% रेड ब्लड सेल्स ले जाते हैं, और जो 3% है वह प्लेटलेट्स। मतलब देखिए हेमोग्लोबिन तो रेड ब्लड सेल्स के पास ले गया, इसके बाद रेड ब्लड सेल्स क्या करेगा, 97% ऑक्सीजन को लेगा, और जो प्लेटलेट्स हैं वह 3% ऑक्सीजन को कैरी करेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे कौन रिलीज करता है, तो बाइकार्बोनेट जो है वह 70% देता है, और रेड ब्लड सेल्स से 20 से 25%। और जो बचे हुए 8% है वह कौन देता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, जो बचे हुए 8% है कार्बन डाइऑक्साइड इसको देता है। तो हम सब देखेंगे इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं। माने रेस्पिरेशन यदि ना हो या रेस्पिरेशन में कोई इफेक्ट हो जाए तो इसके डिसऑर्डर से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इसे इरेज कर देते हैं। क्या होते हैं, माने रेस्पिरेशन जब सही तरीके से ना हो और किस कारण यहाँ होता है, तो सबसे पहले अस्थमा, माने जो दमा के मरीज होते हैं वह कैसे होते हैं, जहाँ स्टोन ब्रेकिंग होता रहता है, या जो
जो लकड़ी कट रही होती है, जो उसका धूल कण होता है या किसी रसायन के कारण दमा के मरीज़ जो है वहाँ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी माने ब्रीथिंग माने रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने में दिक्कत होने लगती है। सांस अंदर लेने में और सांस बाहर छोड़ने में दमा के मरीज़ को दिक्कत होने लगती है। और जो ब्रोंकियोल्स है, जो ब्रोंकाई और ब्रेंकियोल्स, जो यहाँ जो ट्रेकिया था, जो ब्रोंकाई और जो ब्रेंकियोल्स, यह दोनों में इन्फ्लेमेशन होने माने जलन महसूस होने लगता है दमा के मरीज़ को। दमा के मरीज़ को सबसे पहले दिक्कत क्या होती है, वह ब्रीथिंग नहीं कर पाता, माने सांस अंदर ले नहीं पाता और छोड़ नहीं पाता। दूसरा जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, इसमें जलन महसूस होने लगता है। इसके बाद देखते हैं एम्फीसेमा। यह एम्फीसेमा जनरली सिगरेट जो पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान के कारण होता है एम्फीसेमा। इस तो बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलर वाल जिसमें ऑक्सीजन जाकर कैरी होता है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पूरा एल्वियोलर वाल ही डैमेज हो जाता है। जब एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाता है, जो लंग्स की कैपेसिटी है, वह सरफेस जो है इसका रिड्यूस हो जाता है। जब सरफेस रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है, एम्फीसेमा में जब वहाँ डिक्रीज हो जाएगा तब उससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उस मरीज़ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके बाद हम जानेंगे, बात के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।